नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज स्थानीय राजवंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्थानीय राजवंश को हम लोग दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। एक तो जो हमारा दक्षिण कोसल वाला इलाका है वहां पे एक राजवंश आएंगे, मतलब वहां पे जो शासन करेंगे वो राजवंश आएंगे। एक तो जो बस्तर वाला एरिया है उस बस्तर वाले एरिया में कुछ राजवंश शासन करेंगे। ठीक है, तो इसको क्रम से याद करते चलेंगे। देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन इसके शताब्दी को लेकर के पूछ देता है कि जो स्थानीय राजवंश हैं, जैसे राज्य से तुल्य कुल वंश के बारे में पूछा जाएगा तो इस कुल का शासन काल कौन सा है ये पूछेगा। उसके अंदर के फैक्ट तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन उसके शताब्दी ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश का 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके शताब्दी को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले एक हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, इसके शताब्दी के बारे में। ठीक, तो चलिए इसके शताब्दी के बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, तो इसको दो भाग में बांट के देखेंगे जी। एक तो किसके दक्षिण कोसल के राजवंश के संबंध में और एक किसके देखेंगे बस्तर के राजवंश के संबंध में। ठीक है, तो क्या देखेंगे, स्थानीय राजवंश के बारे में देखेंगे। स्थानीय राजवंश तो देखो स्थानीय राजवंश को हम लोग दो आधार पे बांट के पढ़ेंगे, है ना। एक कौन सा, जो दक्षिण कोसल है, दक्षिण कोसल के राजवंश, एक कौन से राजवंश, दक्षिण कोसल के राजवंश। और दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, बस्तर के, बस्तर के राजवंश। ठीक है, इन दो के आधार पे इसको पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दक्षिण कोसल के राजवंश में कौन कौन से वंश आएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो राजवंश आता है कौन आता है जी, आपका राज्य सितुल्य कुल वंश। राज सितुल्य कुल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके समकालीन आप क्या पढ़ोगे, राज्य सितुल्य कुल वंश के समकालीन दो और शासन, दो वंश और शासन करते हैं। ठीक है, इसी के समकालीन राज्य सितुल्य कुल के समकालीन दो शासक और पढ़ोगे, जिसको आप पैरेलली इसी के समकालीन पढ़ते हो। एक तो आता है सरभपुरी, एक कौन सा आता है सरभपुरी वंश, और दूसरा कौन सा शैल वंश। ठीक है, एक सरभपुरी वंश, एक शैल वंश के बारे में पढ़ोगे जी। तो इन दोनों के समकालीन इसको पढ़ना, राजस्व तुल्य कुल वंश के समकालीन पढ़ना सरभपुरी वंश और शैल वंश के बारे में। ठीक है, सरभपुरी वंश और शैल वंश के बारे में पढ़ोगे। ठीक, फिर इसमें एक और देखना, कौन सा,
सोमवंश के बारे में, ठीक है। इसी सोमवंश को और क्या कहा जाता है, सोमवंश को पांडुवंश भी कहा जाएगा। इसको डिटेल से समझाऊंगा कि किसको सोमवंश बोलेंगे, किसको पांडुवंशी शासक बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बारे में समझेंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या देखेंगे जी, फड़ी नागवंश के बारे में समझेंगे। किसके, फड़ी नाग वंश के बारे में, ठीक है। जब आप यहाँ पे फड़ी नाग वंश तक पहुंच गए तो यहाँ पे दो फड़ी नाग से क्या याद रखना, फिर यहां से कौन सा, फड़ी नाग से बाद छिंदक नागवंश याद रखना, छिंदक नागवंश, ठीक है, छिंदक नागवंश। फिर एक कौन सा, काकती के बारे में पढ़ेंगे अपन, काकती वंश के बारे में। और यहाँ पे कौन सा देखोगे, नल वंश देखोगे, ठीक है। कौन सा वंश, नल वंश। इस काकतीय वंश को हम कौन से मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे, अभी तो प्राचीन इतिहास चल रहा है, ठीक है। डिटेल से इसको समझेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू देख लो कि कौन कौन से राजवंश यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो डील करते हैं पहले दक्षिण कोसल के राजवंश। अब इसका शताब्दी ईयर तो याद नहीं हुआ है ना, तो अभी याद करते चलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंश है उसको हम लोगों ने दो शाखा में विभाजित किया। पहली शाखा कौन सी कहलाएगी, जो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है उसको छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश बोलेंगे। नीचे वाले को बस्तर के राजवंश बोलेंगे। बस्तर के राजवंश में हम लोगों ने किसको देखा, छिंदक को देखा, काकती देखा और नलवंश को देखा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में इसको देखेंगे और समझेंगे। चलो इसको समझते हैं, है ना। किसके, छत्तीसगढ़ के या दक्षिण कोसल के राजवंश के बारे में। दक्षिण कोसल के राजवंश के बारे में। तो दक्षिण कोसल के राजवंश में मैं आपको बताया कि सबसे पहले क्या देखोगे, राजस्य तुल्य कुलवंश देखोगे। क्या देखोगे, राजस्य तुल्य कुलवंश, ठीक है। इसी के समकालीन आपको दो और पढ़ने हैं बोला हूं, कौन सा, एक तो याद रखोगे सरभपुरी, एक क्या याद रखना, सरभपुरी वंश। इसी के समकालीन क्या याद रखने बोला हूं, शैल वंश, ठीक है, शैल वंश। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसको, पांडु वंश को, पांडु वंश, या इसी को क्या बोला जाएगा, सोमवंश। फिर अगला याद क्या रखोगे, जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे, कौन सा, छिंदक नागवंश और फड़ी नागवंश के बारे में। तो यहां पे देखना फड़ी नागवंश, ठीक। अब इसको याद करते चलते हैं, ठीक है। देखो राजस्य तुल्य कुलवंश के बारे में जानकारी आपको चौथी शताब्दी से मिलती है छठवीं शताब्दी तक, ठीक है। राजस्य तुल्य कुलवंश के बारे में चौथी से छठवीं शताब्दी तक देखने को मिलती है। याद कैसे करोगे, देखो राजस्य तुल्य कुल में राजा आ रहा है ना। तो राजा के देखना चारों तरफ कौन रहते हैं, सैनिक रहते हैं। उसके चारों तरफ, राजा के चारों भाई मंत्री गण बैठे रहेंगे, है ना। वहां पे जैसे अकबर बिरबल वाले कहानी सुनते होगे या कॉमिक्स देखते होगे या किसी टीवी में देखे होगे, तो वहां पे देखना जब राजा बैठे रहता है तो उसके चारों ओर कौन बैठे रहते हैं, मंत्री, या चारों लोगों, चारों तरफ से वो लोगों से घिरा हुआ रहता है। तो राजा चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, याद रखना, राजा चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो चारों तरफ बोल रहे हैं तो 4 से 6, 4 से 6 राजस्य तुल्य कुलवंश के बारे में, ठीक है, 4 से 6। सरभपुरी को कैसे याद करोगे, देखो ये 4 आ गया ना, 4 के बाद ये क्या आएगा जी, 5, 5 से 6 याद रखना। शैल वंश को 7 से 8 याद रखना, 7 से 8 याद हुआ क्या, ये वाला सीक्वेंस से याद रखना। चौथी शताब्दी राजा चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा मंत्रियों से, तो 4 से 6 याद रखना, 4 हो गया, ये 5 और 6 आएगा और ये 7 और 8 आएगा, 5 6 7 8 करके, 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8 करके याद रखना। याद हुआ क्या ये तीनों सेगमेंट, पहले ये बताओ।
राजस्य तुल्य कुल वंश के बारे में पढ़ना है अपने को। राजस्य तुल्य मतलब राजा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है मतलब 4 से 6। उसके साथ 2 समकालीन पढ़ने के लिए बोला, सरभपुरी और शैलवंश, सरभपुरी वंश और शैलवंश। इसको डायरेक्ट क्रम से याद रखना, ये 4 हो गया तो ये 5 से आएगा, 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 याद हुआ, समझ में आया। अब चलते हैं किसको, सोमवंश और पांडुवंश के बारे में। देखो सोमवंश या पांडुवंश के बारे में पढ़ोगे तो इसका 4 शाखा डिवाइड करोगे। किसका, सोमवंश या पांडुवंश के बारे में। ये पांडुवंश किसको बोलते हैं, एक ही वंश को बोलेंगे, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सोमवंश या पांडुवंश को 4 भागों में बांटते हैं जी, ठीक है। कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे ये देखना। तो देखना हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जब मैप आप देखोगे, ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ वाले मैप में देखोगे तो ये वाला इलाका जो है आपका बस्तर वाला इलाका, ठीक है, ये सरगुजा वाला इलाका है। तो यहां पे देखना बस्तर में ही एक जगह आता है कांकेर, कांकेर इधर कोंडागांव है ना। तो एक कांकेर वाले इलाका से जब आप देखोगे, ठीक, कहां से, कांकेर वाले इलाका से जब आप देखोगे तो इधर कहां मिलेगा आपको, कांकेर नीचे में, उसके जस्ट ऊपर ये मैकाल पर्वत वाला इलाका जो हम लोग राजनांदगांव है ना, राजनांदगांव कबीरधाम वाला इलाका पढ़ते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, ये मैकाल का हिस्सा कहलाएगा। तो सबसे पहले कांकेर के सोमवंश लेंगे, उसके बाद मैकल के सोमवंश लेंगे, और जो अपना छत्तीसगढ़ है इस वाले इलाका में वो क्या कहलाएगा, छत्तीसगढ़ के या कोसल के सोमवंश। इसी को क्या कहा जाएगा, पांडु कहा जाएगा। बाकी सब को फिर इधर उड़ीसा वाला इलाका आता है ना, उड़ीसा वाला इलाका आता है, इस उड़ीसा वाले इलाके को फिर क्या कहा जाएगा, उधर क्या कहलाएगा। देखो इधर उड़ीसा है, उड़ीसा में एक जगह है ना, उसको क्या बोलते थे उस टाइम पे, कलिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कलिंग कहा जाएगा। तो कलिंग के सोमवंश, चारों सोमवंश को आप इसी के इलाके में पढ़ना। एक कांकेर वाला इलाका, इसके बाद जब आप ऊपर जाओगे तो कौन सा, ये मैकल वाला रेंज में, मैकल रेंज में आएगा दूसरा। तीसरा जो अपना लोकल वाला इलाका रहेगा, लोकल मतलब यहीं का आदमी है, तो दक्षिण कोसल के सोमवंश ना कह करके इसको क्या कहा जाएगा, पांडुवंश कहा जाएगा, ठीक है। और उड़ीसा में क्या कहा जाएगा, इसको कलिंग कहा जाएगा। तो इस आधार पे आप क्या कर सकते हो, इसको जान सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, कांकेर के सोमवंश पढ़े ना, कांकेर के सोमवंश, ठीक। कांकेर के बाद जस्ट ऊपर जाओगे तो कौन सा आएगा, मैकल रेंज आएगा। मैकल रेंज मतलब मैकल के सोमवंश के बारे में पढ़ोगे, मैकल के सोमवंश, ठीक है। मैकल से जब आप जाओगे तो बीच वाले इलाके में दक्षिण कोसल के पांडुवंश, इसको क्या याद रखना, दक्षिण कोसल के पांडुवंश, दक्षिण कोसल के पांडुवंश कहलाएंगे। फिर आप जब उड़ीसा वाले इलाका में जाओगे, इस वाले इलाके में, तो इसको क्या कहा जाएगा, कलिंग के सोमवंश कहा जाएगा, कलिंग के सोमवंश, ठीक है। तो सोमवंश को या पांडुवंश को आप किन आधार पे, कितने आधार पे, 4 आधार पे या 4 भागों में बांट के पढ़ोगे। जो नीचे वाला इलाका है, बस्तर वाला इलाका, उसको क्या कहा जाएगा, कांकेर के सोमवंश कहलाएगा। उसके ऊपर ये मैकल रेंज के सोमवंश कहलाएंगे। फिर जो दक्षिण कोसल वाला रहेगा उस वाले इलाका में इसको क्या कहा जाएगा, पांडुवंश कहा जाएगा। और उड़ीसा वाले इलाके में इसको क्या कहा जाएगा, कलिंग के सोमवंश कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सोमवंश या पांडुवंश को आप इन 4 आधारों पे पढ़ोगे, ठीक है जी, समझ में आया।
तो देखो पांडु वंश हो गया, उसके बाद फड़ी नाग वंश के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। किसके? फड़ी नाग वंश के बारे में। तो फड़ी नाग वंश भी कौन सा, पहले ही बताया था मैं, 11 से 14वीं शताब्दी में इसका जानकारी मिलेगा। तो ये अपना लोकल वाला जो दक्षिण कोसल वाला इलाका है वहां तक तो खत्म हो गया। अब जब बस्तर वाले इलाका में देखोगे तो इसी फड़ी नाग वंश का ही एक वंश कौन कहलाएगा जी? आपका छिंदक नाग वंश, ठीक है। छिंदक नाग वंश कहलाएगा। इसका भी जो शताब्दी ईयर है वो क्या देखने को मिलेगा? 11 से 14, ठीक है, 11 से 14, ठीक। इन राजाओं को नाम भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे सबको, है ना। लेकिन जब इसकी कक्षा आएगी तब इस क्लास में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक। इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है अहिगो रामो करके, ये सब बाद में जब इसके हम लोग वंश को डिटेल से पढ़ेंगे तब वहां पे आपको राजाओं का नाम याद कराऊंगा, ठीक है। समझ में आया? फिर एक वंश यहां आपको और पढ़ना है, काकतीय वंश। किसके बारे में? काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। और एक वंश आएगा नल वंश। तो ये नल वंश कब से कब तक है जी? 4 से 12। तो चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक आप किसके बारे में पढ़ोगे? नल वंश के बारे में पढ़ोगे। छिंदक नागवंश 11 से 14। और उसके बाद देखना एक कौन सा, काकतीय वंश आपको है। तो काकतीय वंश भी आपको 14वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक ये पूरा जाएगा, ठीक है। पूरा जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो 14वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक पूरा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बस्तर वाले इलाका में पढ़ोगे। याद हो गया क्या इतना वाला? ठीक, समझ में आ गया? क्या देखा एक बार फिर से फोकस करके देखो। इसी वाले चीज को हम लोग एक ही पेज में लिखने की कोशिश करेंगे, आप भी साथ ही साथ दोहराते जाओ, फिर आपको ज्यादा बेटर याद होगा। तो ये देखो, पहले सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के जो कोसल क्षेत्र है उस कोसल क्षेत्र में राजवंश के बारे में देखा हम लोगों ने। तो सबसे पहले किसको देखा? राजसी तुल्य कुलवंश को देखा हम लोगों ने, ठीक है। राजसी तुल्य कुलवंश, राजसी तुल्य कुलवंश कहां से जानकारी मिली कि कौन सी शताब्दी से? चौथी से 6वीं शताब्दी में इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने दो राजवंश को पढ़ा था, एक सरबपुरी, एक क्या पढ़ा? सरबपुरी, और एक क्या पढ़ा था? शैलवंश। याद करो इसका सरबपुरी का देखो यहां 4 हो गया ना, यहां 5 से 6 याद करने बोला था, 5 से 6। शैलवंश का 7 से 8, ठीक है, 7 से 8, 5 6 7 8 याद आ रहा होगा आपको। तो राजस्य तुल्य कुलवंश, सरबपुरी वंश, शैलवंश, ठीक है। चौथी से 6वीं शताब्दी सरबपुरी का, 5वीं 6वीं और 7वीं 8वीं शैलवंश। फिर हम लोगों ने किसको देखा था? सोमवंश या पांडुवंश को देखा। सोमवंश या पांडुवंश, इसकी 4 शाखाएं थी, ठीक है। इसकी कितनी शाखाएं थी? 4 शाखाएं थी। तो 4 शाखाओं में पहला कौन सा था जो अपन बस्तर वाले इलाका में देखा था? पहले कांकेर के सोमवंश, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? कांकेर के सोमवंश कहलाएंगे। कांकेर के बाद जो मैकल रेंज वाला इलाका है, मैकल के सोमवंश। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल के सोमवंश हैं उसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण कोसल के पांडुवंश, ठीक है। क्या कहलाएगा ये? पांडुवंश। फिर ये उड़ीसा वाले इलाका में जाएगा, और उड़ीसा वाले इलाके में इसको क्या कहा जाएगा? कलिंग के सोमवंश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कलिंग के सोमवंश। समझ में आ रहा है जी इतना? कलिंग के सोमवंश, ठीक। तो ये पांडुवंश के बारे में हम लोगों ने देखा। एक फिर क्या, फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश के बारे में समझा। तो फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश से याद रखना 11वीं से 14वीं शताब्दी तक,
ये आपका कोसल वाले क्षेत्र में हो गया। जबकि आप लास्ट में फिर उधर क्या देखोगे, बस्तर के राजवंश के बारे में देखोगे। तो जहां से हम लोग यहाँ छोड़े हैं फड़ी नागवंश से, तो ये अगला क्या आ जाएगा, छिंदक नागवंश आएगा, छिंदक नागवंश आएगा। इसका शताब्दी 11 से 14। ठीक है, तो ये पहला आ गया। दूसरा हम लोग फिर किसको देखेंगे, काकतीय को देखेंगे, काकतीय को। तो ये कितना है जी इसका संग, काकतीय का 14 से 20वीं शताब्दी। तीसरा हम लोग किसको देखेंगे, नल को देखेंगे, नल वंश। तो नल वंश कहां से, 4वीं शताब्दी से आपका 12वीं शताब्दी तक देखने को मिलेगा। ठीक है, नल वंश ऐसे एक साथ याद रखोगे तो ये 4 लेटर का है, 4 से 12 याद कर सकते हो, क्योंकि 12 भी डिविजिबल है 4 से। ठीक है, 4 का मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते होगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से 4 है, 4 तिया 12 करके, तो नल वंश 4 तिया 12 करके याद रखना। ठीक है, तो 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो राजस्य तुल्य कुलवंश को पहले पढ़ेंगे, इसी को डिटेल से देखते जाएंगे अभी। फिर सीक्वेंस ये सरबपुरी, शैलवंश सबको डिटेल से देखेंगे। लेकिन आपको जानना जरूरी ये था कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश है उनका शताब्दी ईयर क्या है और उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया जी यहां तक का। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं। पहला चीज किसको, राजस्य तुल्य कुलवंश के बारे में। कौन सी शताब्दी से इसकी जानकारी मिलती है आपको, 4वीं से 6वीं शताब्दी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राजस्य तुल्य कुलवंश के बारे में जानकारी कहां से, 4वीं से 6वीं शताब्दी से देखने को मिलेगी। जरूरी क्या है जी, इसमें हम लोग जो शासक का नाम है वो शासकों का नाम याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी जानकारी, मतलब शताब्दी कौन सा है याद रखना, शताब्दी कौन सा है, तो शताब्दी 4वीं से 6वीं शताब्दी में। ठीक है, एक बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक से याद कराऊंगा आपको इसके राजाओं के बारे में। ठीक है, तो राजाओं का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, समझते हैं उसको। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, इसके संबंध में। तो सबसे पहला इसका शताब्दी देखेंगे, 4वीं से 6वीं शताब्दी में। संस्थापक कौन रहेगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, संस्थापक कौन रहेगा, तो संस्थापक में इसको क्या बोला जाएगा जी, सूर्यवंश कहा जाता है। ठीक है, इसको सूर्यवंश या सूरावंश कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा उसका भी एक रीजन है, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि जब राजाओं का नाम पढ़ोगे तो उसमें पहला ही राजा कौन है, सूर नाम का एक या सूरा नाम का एक राजा है। ठीक है, समझ में आया। इसकी जानकारी मतलब इसकी राजधानी देखो, कोई ना कोई संस्थापक है तो इसकी राजधानी भी देखने को मिलेगी, कोई ना कोई संस्थापक है तो इसकी राजधानी भी देखने को मिलेगी। तो राजधानी क्या है, आरंग का रायपुर, आरंग का रायपुर। रायपुर में क्या है, रायपुर में क्या है जी, आरंग। ठीक है, तो इसकी राजधानी देखने को क्या मिलेगी, आरंग देखने को मिलेगी। अब इन सब के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी, तो जानकारी कहां से मिलेगी, एक ताम्रपत्र जारी किया जाएगा किसके द्वारा, भीमसेन द्वितीय के, भीमसेन द्वितीय के टाइम पे एक ताम्रपत्र यहां पे मिलेगा जिसको आरंग ताम्रपत्र कहा जाएगा। इसके राजधानी के बारे में क्लियर कट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसका जब ताम्रपत्र प्राप्त हुआ आरंग से तो संभवतः यह माना गया कि इस राजवंश की जो राजधानी है वो क्या है, आरंग है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरंग राजधानी का प्रमाण किससे मिला आपको, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया कि ये उपाधि धारण करते थे, तो किसकी उपाधि धारण करते थे भाई, राज्य से तुल्य कुलवंश है तो राज्य से ही ये राजा की उपाधि धरेंगे। ठीक है, राज बोल रहे हैं
तो ये राज से ही क्या करेंगे, उपाधि धारण करेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, राजयोगी। क्या उपाधि, राजयोगी। राज्य से तुल्य कुलवंश है, तो ये उपाधि राज की ही उपाधि धारण करेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, राजयोगी कहा जाएगा। ठीक है। शताब्दी 4वीं से 6वीं शताब्दी देखने को मिलेगा। संस्थापक कौन है, सूर्यवंश या सुरावंश कहा जाएगा। राजधानी क्या है, आरंग। रायपुर से भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र मिला। कौन सी उपाधि धारण करेंगे, राजयोगी की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करेंगे, राजयोगी की उपाधि धारण करेंगे। और इनका जो मुद्रा प्राप्त हुआ, उस मुद्रा में कौन सा चिन्ह का अंकन मिलता है, सिंह का चित्र अंकित मिलता है। ठीक है, किसका अंकित मिलेगा जी, इनके मुद्राओं में सिंह का चित्र अंकित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो उसके बारे में एक ओवरव्यू हो गया। अब इसके राजाओं के बारे में याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप मैथ्स में एक बुक पढ़ते होगे। ठीक है, या तो आर एस अग्रवाल या एस डी यादव करके बुक पढ़ते होगे। तो एस डी यादव में यादव का भी ले लेना, लिखते हैं ना यादव, तो ये लास्ट वाला लेटर एस डी वी करके याद रखना। ठीक है, तो एस डी यादव का बुक पढ़ते हो मैथ्स में, बस उसी को याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। अब ये एस से क्या है जी, एस से याद रख, टोटल 6 शासक यहां पे आएंगे। एस से सुर, या इसको क्या बोला जाएगा, सुरा कहा जाएगा। ठीक, डी से क्या याद रखना, एस डी भी करके याद रखना। फिर इसी के नीचे एक देखना और शासक आएगा, इसी के समकालीन आएगा, उसको भी याद करेंगे। ठीक है, तो एस से क्या याद रखना, सुर या सुरा याद रखना। डी से दैत याद रखना, डी से दैत याद रखना। ठीक है, एस डी भी करके याद रखना। एस से सुरा, डी से दैत, वी से विभीषण। वी से क्या याद रखोगे, विभीषण। ठीक है, तो याद करने का तरीका, मैथ्स में एक बुक पढ़ते हो आप लोग, कौन सा, एस डी यादव या आर एस अग्रवाल, तो एस डी यादव करके याद रखना। एस डी यादव को एस डी वी करके, यादव का लास्ट अक्षर उठाओगे तो क्या, वी आएगा। तो एस से सूर्य या सुरावंश, डी से दैत, वी से विभीषण। ठीक है, अब इसमें देखना, दैत के नीचे में दैत 2 लिखना। ठीक है, दैत के नीचे में दैत 2, या इसको दैत वर्मन भी कहा जाएगा। ठीक है, दैत के नीचे दैत। ठीक है, तो इसी से अब यहां पे जो पहला आएगा वहां पे दूसरा, इसका क्या मतलब है, देखो भीमसेन पहला, यहां भीमसेन फर्स्ट, इसी को यहां पे क्या लिखोगे, भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। टोटल 6 शासकों के बारे में पढ़ना है आपको, तो याद कैसे करोगे, एस डी वी करके याद रखना। डी के नीचे डी वाला, तो ये 3 नाम आपको याद हो गए, सुरा, दैत, विभीषण। सुरा, दैत, वी से विभीषण। दैत के नीचे दैत वर्मन, दैत के नीचे दैत वर्मन। इधर भीमसेन फर्स्ट, इधर भीमसेन द्वितीय। याद हुआ क्या, ठीक है, याद हुआ तो कमेंट में यस करके लिखना। याद हुआ क्या ये 6 नाम, एस डी वी करके याद रखना। एस से सुर या सुरा, डी से दैत, वी से विभीषण। ठीक है, तो दैत के नीचे दैत वर्मा, दैत वर्मन, इधर भीमसेन फर्स्ट, भीमसेन द्वितीय। 6 शासकों का नाम यहाँ पे टोटल आपको पढ़ना है, 6 शासकों का नाम याद हो गया अपने को। ठीक है, अब डिटेल से देखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे, सूरा देखे या सूरवंश देखे, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इस वंश का संस्थापक कहा जाएगा, इस वंश का संस्थापक कहा जाएगा जी। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का क्या है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, स्थानीय राजवंश का प्रथम वंश था ना। ठीक है, प्रथम वंश था, मतलब छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय राजवंश में पहला वंश पूछा जाएगा तो वो कौन सा, सूरा वंश, सूरवंश, या इसको क्या कहा जाता है, राजस्य तुल्य कुल वंश कहा जाता है। राज से राज की उपाधि धारण किए थे, मतलब राजयोगी की उपाधि धारण किए थे। इनके जो सिक्के मिले उसमें सिंह का अंकित देखने को मिलता है।
ठीक है। अब इसके बारे में देखना, एक ही ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, कौन सा? आरंग का ताम्रपत्र, आरंग का ताम्रपत्र। इसमें क्या कहा गया जी? आरंग के ताम्रपत्र में किसी मंत्री का नाम वहां पे उल्लेख नहीं है, किसी रानी का नाम वहां पे उल्लेख नहीं है, या किसी के पद का उल्लेख नहीं है। तो उल्लेख क्या है? सिर्फ जो हम लोग 6 राजा याद किए, सुरा, दैत, विभीषण, ठीक है, फिर दैत के नीचे दैत वर्मन, भीमसेन फर्स्ट, भीमसेन द्वितीय। तो जो 6 शासक हैं, उन 6 शासकों का नाम सिर्फ मिलता है। जो शासक है, शासकों का नाम मिलता है जी, ठीक है। शासकों का नाम मिलेगा, किसी मंत्री, राजा या उनकी रानी, इन सब का पद का नाम, इन सब का नाम नहीं मिलेगा। किस ताम्रपत्र से? आरंग ताम्रपत्र से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सिर्फ आरंग ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? सिर्फ आरंग ताम्रपत्र को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आरंग ताम्रपत्र को। तो आरंग ताम्रपत्र में, ताम्रपत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस आरंग ताम्रपत्र को जारी किससे किया गया जी? एक नदी के नाम से जारी किया, ठीक है। तो सोन नदी या स्वर्ण नदी के तट से इसको क्या किया गया था? जारी किया गया था। कौन सी नदी? स्वर्ण नदी, या इसी को क्या कहा जाएगा? सोन नदी, है ना, सोन नदी। इस नदी के तट से जारी किया गया था, तट से जारी किया गया था, ठीक है। पहला चीज क्या याद रखना? जो आरंग ताम्रपत्र है उसको किस नदी से जारी किया गया था ये पूछेगा, तो याद रखना स्वर्ण नदी या सोन नदी के तट से जारी किया गया था। अब इसमें जानकारी क्या मिलती है कि ये आरंग ताम्रपत्र से हरि स्वामी और बप्प स्वामी नाम का जो राजा है वो क्या करेगा? भट्टापल्ली नामक गांव देने का यहाँ पे क्या मिलेगा जी? आपको उल्लेख देखने को मिलेगा। किसके संबंध में? जो हरि स्वामी और बप्प स्वामी हैं, हरि स्वामी और बप्प स्वामी, ये दोनों क्या करेंगे? गांव को दान देने की प्रथा चलेगी, और गांव का नाम क्या है? भट्टापल्ली, ठीक है। इस गांव को क्या करेंगे? दान देने का यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलेगा। भट्टापल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। किससे जारी किया गया? स्वर्ण नदी के तट से जारी किया था। हरि स्वामी और बप्प स्वामी ने भट्टापल्ली नामक जो गांव था उसको दान देने का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या, जो मैं बोला कि मंत्री का, है ना, या उसके किसी पद का, इन सब का उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या? राजाओं का जो नाम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसका? राजाओं के नाम यहाँ पे सिर्फ अंकित होंगे, ठीक है। समझ में आया जी? ठीक। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो राज्य तुल्य कुलवंश के शासक हैं, इनको किसका? राजा कलिंग का जो शासक है राजा खारवेल, उसका क्या माना जाता है? उससे संबंधित माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो राज्य तुल्य कुलवंश हैं उनका संबंध किससे है? कलिंग के नरेश खारवेल से संबंधित है, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल के वंश से संबंधित है, जिसकी जानकारी आपको हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलेगी, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलेगी कि इस वंश का संबंध किससे है? राजा खारवेल से है। इसकी जानकारी आपको हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके संबंध में बस इतना ही, ठीक है। तो आप राजस्य तुल्य कुलवंश के बारे में यही समझोगे। एक समअप देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हमको 6 शासकों का नाम याद रखना है। तो सबसे पहले SD यादव करके याद रखेंगे, सूरा, D से दैत, V से विभीषण, ठीक है।
दैत के नीचे दैत ही रहेगा, मतलब दैत वर्मन। इधर क्या रहेगा, भीमसेन फर्स्ट। इधर इसी को उठा के कॉपी पेस्ट करो, भीमसेन द्वितीय। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, भीमसेन द्वितीय। सूरा को क्या कहा जाता है, राजस्य तुल्य कुल वंश का संस्थापक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, सूरा वंश का संस्थापक किसको कहा जाएगा, सूरा वंश का संस्थापक एस को कहा जाएगा। ठीक है, राजस्य तुल्य कुल वंश का संस्थापक एस मतलब सूरा को कहा जाएगा। भीमसेन द्वितीय का एक ताम्रपत्र मिला, ताम्रपत्र का नाम क्या है, आरंग ताम्रपत्र। इसी ताम्रपत्र को किस नदी के किनारे या तट से जारी किया गया था, तो स्वर्ण नदी के किनारे, या इसको क्या कहा जाएगा, सोन नदी के किनारे। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख मिलेगा जी, राजाओं का नाम, राजाओं का नाम देखने को मिलेगा। एक चीज और क्या समझा था, जो हरि स्वामी और बप्प स्वामी, इनको क्या किया गया था, भट्टापल्ली नामक गांव दान दिया था, भट्टापल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका राजस्य तुल्य कुल वंश के बारे में यहां तक आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश के बारे में पूछा जाएगा, राजस्य तुल्य कुल वंश। उसकी जो शताब्दी देखने को मिलेगी 4वीं से 6वीं शताब्दी। राजधानी कौन सा है जी, आरंग का रायपुर। वहां से एक ताम्रपत्र किसके संबंध में मिलेंगे, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करेंगे ये पूछा जाएगा, तो राजयोगी की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, समझ में आया। और इसका जो मुद्रा है, मुद्रा में किसका अंकन देखने को मिलेगा, सिंह का चित्र का अंकन देखने को मिलेगा। इसके संबंध में इतनी ही जानकारी आपको मिलेगी और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।